चलिए, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज डिविडेंड। क्या डिस्कस करेंगे हम? गुड मॉर्निंग। डिविडेंड, ठीक है। सुनना ध्यान से। बेसिकली इस चैप्टर का नाम बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो हमारा चैप्टर है, इसका बेसिकली नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। या फिर हम इसको एक बेसिक टर्म से प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज डिविडेंड। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं पहले। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इधर देखो, लिखो मत भाई। अब यहाँ पर है कंपनी। अब ये कोई सी भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। ये कंपनी जो है, ये बेसिकली कर क्या रही है सर? इसने कुछ पैसे कमाए, दैट इज सम रेवेन्यू जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। सपोज 1000 CR। कितने करोड़ का रेवेन्यू कमाया इन्होंने? 1000 करोड़ का, ठीक है। अब इस 1000 करोड़ में से इसका कुछ कॉस्ट भी आया। क्या है इस कॉस्ट? सपोज मान लो देर इज 400 कॉस्ट, यानी कि जो भी इसका टोटल एक्सपेंसेस हो कितने का हो? 400 का। बचा कितना हमारे पास? 600 करोड़। दैट इज माई प्रॉफिट। ये मेरा क्या है बेटा? प्रॉफिट। या इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज PAT। क्या नाम देते हैं इसको? राइट। या सम टाइम हम इसको ये भी लिखते हैं, EAT। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कितने करोड़ का है? 600 करोड़ का। और भाई यहाँ पे क्या होता है ना, कंपनी इस प्रॉफिट को क्या करेगी? दो हिस्सों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आई मीन डिवाइड कर देते हैं। सपोज मान लो हमने कुछ पैसा अपने पास रख लिया एज अ रिटेन अर्निंग। इसको एज अ रिटेन अर्निंग हमने रख दिया, फॉर एग्जांपल 400 CR। कितना करोड़? क्यों रखते, क्यों हम ये रिटेन अर्निंग को? बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी के लिए। तो जो भी हमारा फ्यूचर से रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हम करेंगे, उसके लिए बेटा हम इसको रखते हैं रिटेन अर्निंग के तौर पे। किसके तौर पे? अच्छा। अब मान लो बचा हमारे पास कितना? दैट इज 200 का। अब इस 200 करोड़ का कंपनी क्या करे जी? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग शेयर होल्डर्स। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? शेयर होल्डर्स। अब कंपनी के पास दो तरीके के रास्ते होते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। कितने तरीके होते हैं अमंग द शेयर होल्डर? मान लो केस नंबर 1, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन काइंड फॉर्म। किसमें? काइंड के फॉर्म, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश फॉर्म। कौन से फॉर्म में? कैश फॉर्म में, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ सर, ये काइंड फॉर्म क्या है? यानी कि बेसिकली यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, एज अ बोनस प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स बट एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी इशू करती है अपने मेंबर्स को, ठीक है। और बोनस शेयर्स का बेसिक सिचुएशंस क्या रहता है सर? यहाँ पे हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसके बदले प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट मीन सर, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि आपने पढ़ भी लिया है ऑलरेडी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। पढ़ा था ना? सेक्शन कौन सा है इसका? हाँ, सेक्शन 63 अलोंग विद रूल
14। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके क्या क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह, कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। बट सम टाइम कंपनी क्या करती है, वो कैश देती है। क्या देती है? कैश देती है। और जब हम कैश में चीजें देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं मैडम? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। राइट। अच्छा, डिविडेंड की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं तो डिविडेंड दो तरह के होते हैं बेसिकली यहाँ पे। एक होता है फाइनल डिविडेंड। क्या होता है बेटा? और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है जी? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है सर, ये फाइनल डिविडेंड क्या है, ये इंटरिम डिविडेंड क्या है? राइट, इसके भी अलग अलग सिचुएशन है, विल अंडरस्टैंड। बट फॉर दैट, यहाँ पे जो कवरेज है सेक्शन 123 से लेकर 127 तक, विल अंडरस्टैंड। ठीक है। अब देखो मेन प्रश्न क्या आता है, क्या यहाँ पे एक सिचुएशंस आ गए जो कि हमारे दिमाग में क्वेश्चंस क्लियर भी हो गया। केस नंबर 1, कंपनी हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स। कंपनी के पास क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, ताकि वो इस प्रॉफिट से क्या कर सके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे सकते हो, देर इज नो इशू। ना तो शेयर होल्डर को इशू होगा, ना किसी भी पर्सन को यहाँ पे इशू होगा, ना क्रेडिटर्स को कोई इशू होगा। ठीक है। बट कंपनी हैविंग इनसफिशिएंट डिविडेंड। मेरा पैर क्यों हिला रही है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट या सम टाइम लॉस। बट स्टिल अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहे तो क्या दे सकती है? हाँ, अगर कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है? तो ये हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, दे तो सकती है, बट इसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ कंडीशंस। क्या फॉलो करने पड़ेंगे बेटा? और उन कंडीशन के हिसाब से ही आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। तो केस नंबर 2 एग्जाम प्रोस्पेक्ट से ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। राइट, इस पर्टिकुलर रूल को लेके दो चार कंडीशंस हैं, वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। और डिविडेंड देने से पहले भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें देखने बेसिकली पड़ते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, मेनली दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो डिविडेंड का प्रोसेस क्या है, ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसका पूरा का पूरा सिनेरियो कौन से फॉलो करने पड़ेंगे। और या फिर इसमें हम एक कौन सा पढ़ेंगे बेटा, दैट इज 125 इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। याद है ना, लास्ट मैंने एक चैप्टर कराया था आपको, मेंबरशिप। वहां पे मैंने बताया था अगर किसी शेयर्स में डिस्प्यूट हो रखा है, राइट, सेक्शन 89 90 वाला, तो वो शेयर्स, डिस्प्यूटेड शेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा? इन्वेस्टर एडुकेशन इन्वेस्टर फर्म्स में। तो वो क्या है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली यहाँ पर सेक्शन जो है 123 124 125 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी दो सेक्शन तो नॉर्मल से सेक्शन है, वो बचाएंगे। कॉपी करो इसको। बुक सबको मिल गई है, किसी की पेंडिंग है? सबको मिल गई है ना? वही एक कटेगा। ठीक।
तो इतना स्लो क्यों लिख रहे हो भाई, जल्दी लिखो। तो पढ़ ही ले या फोन में बात कर ले। डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी होता है क्या? नहीं, नहीं होता कंपलसरी। प्रॉफिट के केस प्रॉफिट के केस में चेक होगा। प्रॉफिट नहीं है तो नहीं, अप टू बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू इशू डिविडेंड। ओके। क्या मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड? कैन मेंबर डिक्लेयर द डिविडेंड? ओके। इसको ना ध्यान से सुनना, भी बताऊंगा मैं बहुत फोकस से। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जल्दी लिखो उसको फटाफट से। भाई कल क्लास मिस मत करना कोई भी, ठीक है? हाँ, ब्रिजेश सर की ही क्लास है कल, मेरी नहीं। अरे यार लेनी थी, बट मुझे ना किसी क्लाइंट प्लेस पे जाना है। सुभाष नगर, कहाँ है पता है ना? ये तो रहा। मेरे से पास है, कल के बाद से। ऐसा कहाँ पड़ गया तुम्हारा सेंटर? आउट ऑफ दिल्ली। हाँ, प्रीतमपुरा। ये मत बोलो ना, ये तो रहा। हाँ तो ऑफ कोर्स ये नहीं। अच्छा, इनफेक्ट तुम मेट्रो से ना जाके रैपिडो करते ना, ज्यादा बेटर रहता। तुम मुश्किल से मुश्किल 1 डेढ़ घंटे में पहुंच जाते। मेट्रो से मैं वैसे ही पहुंची। मेट्रो में कितना टाइम लग रहा है? डेढ़ 2 घंटे लग जा रहा है, पूरा पूरा कॉलेज तक जाने में। 2 घंटे? चलो ठीक है, पता लगा रैपिडो वाला उठा के ले जाए। अच्छा, कहीं गर्ल्स भी तो चलाते थे रैपिडो। ये जो पेमेंट आई है तुम्हारी आई है क्या? तो इतना एटीट्यूड से बोलेगी क्या? तुम डांट रहे हो। डांट खाने का काम है तुम लोगों को। एक में लास्ट अब ये हो गई। अभी तो शुरू हुई है, क्लियर हो गई। फर्स्ट ग्रुप की हो गया बेटा। एग्जाम, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आता भी है इससे, ठीक है? कंडीशंस हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? हाँ भाई, दिखाना मुझे क्लास के बाद। कॉपी में बोला भी नहीं मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए। पॉकेट डायरी। सेक्शंस कैसे याद कर रहे हो? क्या? कब, जून के बाद?
हो गया ना? अब सुनो, सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न आता है, क्या डिविडेंड पेमेंट इज कंपलसरी और नॉट? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस टॉपिक को। हाँ जी। डिविडेंड पेमेंट क्या कंपलसरी है? ठीक है। अच्छा, डिविडेंड हम किसको पे करते हैं? शेयर होल्डर्स। हम्म। शेयर होल्डर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। एक कौन होते हैं? एक कौन होते हैं? देखो, लॉ में ना एज सच कोई कंडीशंस नहीं है जहां पे कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है डिविडेंड पे करने का फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। यानी कि इक्विटी के इस केस में ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? ऑप्शनल टू कंपनी। यानी कि कंपनी के हैंड पे क्या है बेटा? ये ऑप्शनल है। भैया आपको लग रहा है यू आर हैविंग अ सफिशिएंट फंड्स, देन आप पे करो। अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो मत पे करो। रीजन बताता हूँ क्यों। यार एक बात बताओ, अगर डिविडेंड देना कंपलसरी होता, वो भी ओनर्स को, मान लो कंपनी एक एडवर्स सिचुएशन में चल रही है, किसमें चल रही है, तो उस केस में डिविडेंड दे के तो आप तो और ज्यादा बर्बाद हो जाओगे ना, तो इन्वेस्टमेंट का लॉस है। तो इसलिए बोला है डिविडेंड देना आपके ऑप्शंस पे है। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आपको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिविडेंड, तो आप कीजिए। अदरवाइज एज सच कोई जरूरत नहीं। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनको डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है। क्या होता है जी? मैंडेटरी होता है इनको डिविडेंड देना। बट लॉ बोलता है सर मैंडेटरी तो हम रख रहे हैं, लेकिन कंडीशन लगाए हुए हैं। अगर आपके कंपनी में क्या है, प्रॉफिट्स हैं, तो ये कंपलसरी है, यानी कि डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर प्रॉफिट्स हैं तो आपको पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड। क्योंकि एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर बेटा आपके कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। एक तरह से उधार ही ले रहे हो आप इनसे। क्या ले रहे हो बेटा? उधार ही ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि अच्छा जैसे अगर अब इक्विटी शेयर्स की बात करें, वो एक परमानेंट कैपिटल है, उसको मेच्योर नहीं किया जा सकता। बट क्या प्रेफरेंस शेयर परमानेंट है क्या? नहीं सर। एक प्रेफरेंस शेयर को हमें रिडीम करना होता है, रिडीम्पशन का पीरियड हमारा कितना होता है? 20 साल होता है। ठीक है, तो 20 साल से भी ज्यादा हो सकता है। यस, एक्सेप्शंस आर देयर। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में या उसके प्रोजेक्ट में डील कर रही है तो उसको 30 ईयर का समय दिया जाता है, बट वो भी कंडीशनल। याद है किस किस को याद है? मैंने पूछा किस किस को याद है। क्या होता है दोस्त? 21st ईयर से हर साल 10-10% के प्रेफरेंस शेयर आपको क्या करने पड़ेंगे? रिडीम करने पड़ेंगे। सो दैट कि यहाँ पर एक लॉ मेकर की इंटेंशन ये है कि 30 साल तक आपका पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? रिडीम हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अभी 21वें साल से क्या करते रहो? पे करते रहो। अगर आप 30 साल तक इशू कर रहे हैं तो। याद है आपको कंडीशन? ओके, तो मैंडेटरी है इन केस ऑफ क्या? प्रॉफिट। अब ये कह रहा है एक क्वेश्चन, हु कैन डिक्लेयर डिविडेंड? प्रश्न क्या है बेटा? डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर सकता है? कौन होता है कंपनी के मैनेजमेंट में बेसिकली? भाई या तो बीओडी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो कौन होंगे? मेंबर्स होंगे। ये दोनों ही तो होते हैं, क्योंकि मेंबर्स भी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं जब वो रेजोल्यूशंस की बात आती है। किसकी बात आती है? रेजोल्यूशंस की, कि भैया बिना मैनेजमेंट बिना आपसे पूछ के काम नहीं कर सकता है, आपसे पूछना पड़ेगा। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? बताओ, कौन बताएगा? ऐसे मतलब जो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट बताओ। अकॉर्डिंग टू यू, कौन है ऐसी अथॉरिटी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर? हाँ जी, बोलो। बोर्ड, मेंबर। कैन मेंबर डिक्लेयर द डिविडेंड? नो। पक्का? श्योर? अच्छा,
आपने ये बोला कि सर जनरली जो डिविडेंड डिक्लेयर करने की पावर है वो किसके पास है? बीओडी के पास। यही बोला आपने। हाँ। अच्छा। क्या मेंबर इस सिचुएशन में अप्रूवल करने का अधिकार है उनके पास? अप्रूव डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय बीओडी। हाँ जी। बोलो यार। एग्जैक्टली। ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से। पावर सिर्फ किसके पास है? क्या करने की? बट सुनो, ये रिकमेंड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, बट देंगे तभी जब कौन एग्री होगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि मेंबर बेसिकली क्या करते हैं बेटा? एजीएम में, याद है? एजीएम में व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग क्या? फाइनल डिविडेंड। हालांकि वहां पे फाइनल डिविडेंड लिखा नहीं है बेटा, वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। हाउ कैन यू डिस्क्राइब एज अ फाइनल डिविडेंड? बताऊंगा, वही बताऊंगा अभी। ठीक है। सम कुछ चीजें लॉ में लिखी नहीं होती हैं बेटा, उसका आप इंटरप्रेट करते हो। क्या करते हो? इंटरप्रेट करते हो। तो उसी इंटरप्रिटेशन से इसको नाम दिया गया है क्या? फाइनल डिविडेंड। एजीएम में डिविडेंड को अप्रूव कौन करता है? यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन सा वाला? और जिसके लिए अप्रूवल मस्ट है किसका? अगर मेंबर ने मना कर दिया फिर आप डिविडेंड नहीं दे सकते। यानी कि मेंबर अप्रूवल देंगे किसको लेके? डिविडेंड। बट डिक्लेयर कौन करेगा? डायरेक्टर। समझे? बट सर यहाँ पे ना लॉ में एक रिलैक्सेशन भी। क्या है बेटा? एक कहते हैं कि अगर कोई एंट्रिम डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड? अगर कोई एंट्रिम डिविडेंड है, कौन सा डिविडेंड जी? एंट्रिम डिविडेंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रिम डिविडेंड? हाँ, अगर मैं लॉ की बात कहूं तो ये कहता है जी, ये जो डिविडेंड होता है ना, डिक्लेयर्ड बाय बीओडी, और इसमें नो नीड मेंबर अप्रूवल। यहां पर मुझे मेंबर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां पर मैं बिना मेंबर के अप्रूवल से इस डिविडेंड को क्या कर सकता हूं बेटा? यानी कि इस डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? बोर्ड्स के पास। और उसको अप्रूव करने की पावर किसके पास है? एक्सक्लूसिव पावर है। कौन सा डिविडेंड? एक ऐसा डिविडेंड है बेटा जो इशू या डिक्लेयर्ड होता है बाय बीओडी इन बिटवीन, इन बिटवीन टू एजीएम। यानी कि दो एजीएम के बीच में, यानी कि एक जो एजीएम हो चुकी है, एक जो एजीएम होने वाली है, इन दोनों के बीच में सम टाइम अगर बोर्ड चाहे तो डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकता है। उसके लिए उसको मेंबर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नो नीड टू एनी अप्रूवल ऑफ मेंबर। दैट इज कॉल्ड एंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? एंटरिम डिविडेंड। ठीक है। बट यदि आपको फाइनल डिविडेंड देना है, देन यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम मेंबर। और जब तक मेंबर की परमिशन ना हो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। डिक्लेयर तो आप ही करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको ही बताया ना यार। मेंबर, मुझे थोड़ी पता है कि मैं, सपोज मैं मेंबर हूँ, ठीक है, मैं डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व हूँ, मुझे थोड़ी पता कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मुझे थोड़ी पता है कंपनी क्या डील करने वाली है फ्यूचर में। हाँ, स्कोप ऑफ वर्क मुझे थोड़ी पता है, मैं थोड़ी डिक्लेयर कर सकता हूँ डिविडेंड। हाँ, अगर डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है तो उसमें वो हमारी सहमति जरूर लेंगे कि डिविडेंड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मतलब कंपनी के इस पैसे को हम ग्रोथ में लगा दें, या कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, या आपको पे कर दें इन फॉर्म ऑफ कैश? ठीक है। तो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन। हालांकि मैं एज ए मेंबर अगर मैं आपको बोलूँ तो डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। अगर कंपनी दे ही रही है तो प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें। क्या करें? कैपिटलाइज करें। और क्या पे करें आपको? बोनस। बोनस शेयर बेनिफिशियल क्यों होता है बताता हूँ। डिविडेंड एक तो टैक्सेबल इनकम है। देखो, सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही है डिविडेंड देना, सीडीडी लगा देती है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, करीब करीब 20 या 22% का लग जाता है टैक्स। ठीक है। तो ये टैक्स भी देना पड़ रहा है। ठीक है। अप टू 5,000 तक कंपनी पे कर रही है, 5,000 से ऊपर है तो फिर शेयर होल्डर के ऊपर आ जाती है लाइबिलिटी कि आप पे करोगे इसको डिविडेंड। तो हम उस पर टैक्स भी दें। बोनस क्या है? टैक्स फ्री इनकम है। वो आपके नेटवर्थ को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। सो बेटर रहता है कि आप बोनस शेयर्स लें, ना कि क्या बेटा, डिविडेंड। समझ आए? ये एक बेसिक सिचुएशन है, लिखिए इसको।
ये हो गया ऊपर वाला। डन। देखिए, कुछ और चीजें इसमें डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, तो देखो, वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय, एक बार डिविडेंड क्या हो गया, डिक्लेयर्ड, तो क्या इसको हम बाद में लेटर ऑन, कैन इट पॉसिबल टू विड्रॉ इट? प्रश्न क्या है, समझ आ रहा है? भाई डिविडेंड आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर, तो क्या बाद में ये पॉसिबल है उसको विड्रॉ कर लो? कि यार आपको लग रहा है कि नहीं जी, उस समय हमने डिसीजन लिया था, पैरामीटर कुछ और थे कंपनी के, नाउ हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिविडेंड दे सके, तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, हाँ या ना? ना। क्यों? कर सकते हैं। क्यों? एक बार अगर बोल दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों, पत्थर के लिखे रहे हैं? वहाँ पे लिखा रहता है। कहाँ लिखा है? हाँ जी। क्या बता रहा हूँ? ओके, नाउ लिसन प्लीज। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, वो डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो है आपका, डिक्लेयर्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, और ये बन गया डेट। क्या बन गया? डेट। नाउ इट इज ऑब्लिगेशन टू पे। क्या बन जाता है ये, मतलब विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ, मतलब इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डिक्लेयर कर दिया तो ये आपके ऊपर क्या बन गया बेटा, डेट बन गया, और डेट ऑब्लिगेटरी होता है बेटा पेमेंट के लिए। ठीक है ना? समझ में आया? अब एक और सेक्शन है, सेक्शन 50, दो सेक्शन है बेसिकली। एक है सेक्शन 2 क्लॉज 35, एक है सेक्शन 51, जो कि मैंने आपको चार्ट में नहीं लिखा है। ठीक है। सेक्शन 51 आपने थोड़ा बहुत इसकी सिचुएशन डिस्कस करी होगी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। सेक्शन 50 क्या था हमारा? हाँ जी, सेक्शन 50। बोलो। हाँ भाई, धुरंधर, सेक्शन 50 है। क्यों? 52 क्या है? हाँ, तो 50 क्या है फिर? किसी को याद नहीं है? ये सेक्शन याद हो रहे हैं तुम्हें? सेक्शन 2 क्लॉज 35 डिफाइन करता है मीनिंग किस चीज का। ये इसमें सिंपल सी बोलता है, डिविडेंड की डेफिनेशन दी है इंक्लूड में। किसमें? और ये इंक्लूड में लिख देता है क्या, इंटरम डिविडेंड। क्या लिख देता है, यानी कि डिविडेंड इंक्लूड क्या बेटा, इंटरम डिविडेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिविडेंड किस चीज को इंक्लूड कर देता है बेटा, इंटरम डिविडेंड को। ये डेफिनेशन है किसमें, सेक्शन 2 क्लॉज 50, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 35 में। एक है सेक्शन 51। ठीक है। ये कहता है जी, पेमेंट जब आप करेंगे, किसका, डिविडेंड का। किसका बेटा? तो ये करेंगे इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप
पेड अप जानते हैं ना? क्या होता है पेड अप? भाई जब तुमने शेयर्स की जो पोर्शन वैल्यू पे करी है उसी पोर्शन का आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मतलब जो पोर्शन पेड अप नहीं है उसमें डिविडेंड हम नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा। और ये चीज मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय, क्या होनी चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने स्पेसिफाई किया हुआ है तो वो कंपनी बेटा डिविडेंड दे सकती है, वो भी सिर्फ किसको? पेड अप पोर्शन को। किसको? पेड अप पोर्शन को। समझ में आया? लिखो सर। पिक्चर का डेफिनेशन वाला सेक्शन याद है? बुक क्लोज और डिपॉजिट का। अब डिविडेंड का कितना हो गया? 55। तो एक बेसिक्स आइडिया लगा डिविडेंड को लेके। ओके। सो आई होप सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें लग गया होगा बेसिकली डिविडेंड है क्या, डिविडेंड कब पे करना होता है, किसको पे करना होता है, क्या सिचुएशंस है, वगैरह वगैरह। डू इट फास्टर प्लीज। यहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई डाउट, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट है तो पूछो। सी, चैप्टर नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की बात करता है। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो कि हम देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। प्रॉफिट एंड क्या लिखा हुआ? असरटेनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कहते हैं प्रॉफिट अर्निंग एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर वेल्थ
इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस कंसर्न। मतलब ऑब्वियसली बताना भाई, पैसा कमाना और शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, ये हमारा क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर वेल्थ? प्रॉफिट तो आई होप सो एवरीवन नो है जी। प्रॉफिट क्या सबको पता है? कितने टाइप के होते हैं प्रॉफिट? इन जनरल प्रॉफिट तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल और सब नॉर्मल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम प्रॉफिट का थोड़ा सा डिफरेंट मतलब समझेंगे थोड़ी देर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट में क्या आएगा और प्रॉफिट में क्या नहीं आएगा, मतलब बेसिक कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स। तो सम थिंग्स विच आर इंक्लूड इन द प्रॉफिट्स एंड सम थिंग विच आर एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म और लिखा हुआ है क्या? क्या होता है ये शोल्डर वेल्थ? व्हाट मार्केट प्राइस? होल्डिंग, ओके। और एनीवन एल्स? क्या था? नो नो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने लिए हुए हैं और मार्केट प्राइस शेयर का, इसी को हम बोलते हैं वेल्थ। क्या बोलते हैं? वेल्थ। इसका मतलब सर अगर मार्केट प्राइस बढ़ता रहेगा तो हमारी वेल्थ भी क्या होती रहेगी। और मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा भाई? हम कंपनी का अच्छे परफॉर्मेंस करेगी जब, फाइनेंशियल अच्छे होंगे, प्रॉफिट्स कमाओगे, तभी तो होगा ऐसा। हाँ। अच्छा, डिविडेंड देने से वेल्थ बढ़ती है क्या? नहीं। कितने लोग बोलते हैं सर नहीं, डिविडेंड देने से वेल्थ नहीं बढ़ती? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। और और कितने लोग बोलते हैं डिविडेंड देने से वेल्थ बढ़ती है? आई मीन नहीं बढ़ती। पहले बढ़ती बोला था, नहीं बोलती? बढ़ती है। कितने लोग मानते हैं नहीं बढ़ती है? नहीं, सॉरी, बढ़ती है। बढ़ती है। और जो कुछ नहीं बोल रहा है भैया, वो क्या बोलोगे मतलब तुम? हाँ जी, कैसे नहीं बढ़ती है? हम्म। इन लोगों ने एफएम में अभी वो पढ़ा है क्या, ईपीएस वाला चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह? हाँ, तभी सोचो ईपीएस कैसे बोलेगा। दूसरा बिजनेस में भी तो पढ़ा था शायद तुम लोगों को। वो याद है तुम लोग को उतना पुराना? पढ़ाई भी तो किसी महान व्यक्ति ने होगा, द ग्रेटेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ। हाँ जी, बताइए। मैंने वो पूछा ही नहीं। मैंने ये पूछा, तो जब इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज करें तो फिर बोनस क्यों दे रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, आप बताइए सर। किसके लिए? हम्म। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम है। एंजॉय कर रहा है, लास वेगास जा घूम रहा है, दारू वारू पी रहा है मस्त। नहीं होगा। ओके। या, हाँ जी। और किसने बोला था? अच्छा, देना चाहिए, ओके, आपसे पूछेंगे अभी। आप हाँ बताइए। मतलब आप चाह रहे हो कि पैसा डिविडेंड के फॉर्म में ना मिले, वो शेयर होल्डर को मिल जाए, सॉरी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज कर। ठीक है, हाँ जी। हाँ, क्यों देना चाहिए?
तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये कंपनी हर साल अगर डिविडेंड एम्प्लॉइज अरे एम्प्लॉइज को अपने डिविडेंड पे मेंबर्स को अपने डिविडेंड देती है हर साल, तो मतलब इसके पास प्रॉफिट तो है इस कंपनी पर, तो मार्केट में इसकी वैल्यू जनरेशन होगी कि इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस प्रॉफिट में, इस कंपनी में हमेशा प्रॉफिट होता ही होता है क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर कर ही रहे हैं। और क्या पता कंपनी अपने जो फंड्स में बचा करके उससे डिविडेंड डिक्लेयर करिए, तो ये तो फ्रॉड भी हो गया। क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल मार भाई ये कंपनी प्रॉफिट वाली है, फ्रॉड कैसे हो गया? तो उसके पास लॉस है। हाँ, लॉ में तो दिया है सिचुएशन, इफ देयर इज लॉस कंपनी डिविडेंड दे सकती है। बड़ी सारी फ्रॉड कैसे हो गया? कि ओके, डिविडेंड डिक्लेयर करने से ये फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड नहीं, मतलब एक गलत वो बन रहा है ना। तो लॉ क्यों अलाउ कर रहा है? मुझे लॉ का नहीं पता, मैं ये बता रही अच्छा, हूँ जनरल। ओके, और कोई वेंडेटा निकाल रहा हो अपना? सुनो बेटा, अभी ना तुम एफएम में एक चैप्टर पढ़ोगे डिविडेंड डिसीजन का। पढ़ लिया। क्योंकि पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ हम तो इसलिए बता रहे हैं। हाँ, बताओ बताओ, क्या बता रहे हो? कंपनी पहले वो निकालती है ना कि अगर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर कंपनी को ज्यादा रिटर्न मिलता है तो फिर वो शेयर होल्डर्स को ना देके उनके पास रखती है और इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर कंपनी को लगता है कि हम दोनों को बराबर ही मिल रहा है रिटर्न, हमारा रेट बराबर ही, अगर वो शेयर होल्डर भी इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी उतना ही रिटर्न मिलेगा, हमें भी उतना ही मिल रहा है, तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये 3 केसेस पड़े थे हम, तो मैं उसके बेसिस पे बता रही क्या बोला इसने? हूँ। वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पे बात मतलब डिपेंड करता है ना कि अगर कंपनी को ज्यादा मिल रहा है तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कंपनी को क्या ज्यादा मिल रहा है? रिटर्न, हाँ, तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके खुद से इन्वेस्ट कर देगी। मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा है कौन सा इंटरेस्ट? जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पे जो उसको अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न उसको ज्यादा मिल रहा है तो वो उससे इसका क्या लेना देना? आप ही नहीं नहीं कंपनी बहुत अच्छा है देखो, अगर आप बात। सुनो, तुमने कुछ रिप्लाई देखो देखो, भाई डिविडेंड डिसीजंस को लेके, मैं कुछ अलग नहीं बता रही, यही बड़ा है अपनी। ओके इधर देखो देखो, डिविडेंड को लेके ना अलग अलग थ्योरीज है मार्केट में। क्या बेटा? अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट हम टू बेसिक सिचुएशंस के डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। दो ओपिनियंस है, एक कहता है डिविडेंड देना चाहिए, एक कहता है डिविडेंड नहीं देना चाहिए। दोनों ही अपने जगह ठीक है। जैसे देखो, जो कह रहा है डिविडेंड देना चाहिए, ये मार्केट का प्रोस्पेक्ट देख रहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि डिविडेंड देने से हमें लगता है कंपनी की जो मार्केट रेपुटेशन है वो क्या होती है, बिल्ड होती है। मार्केट रेपुटेशन क्या होती है बेटा? बिल्ड होती है। और मार्केट रेपुटेशन के बढ़ने से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एंड मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करने वाले फैक्टर दो ही होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन डिमांड इज इंक्रीजिंग, अपने आप मार्केट प्राइस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, एज पर द दीज पीपल अजम्पशन। और मार्केट प्राइस का बढ़ना क्या आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा? हाँ जी, हाँ। यस, दिस इज द वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। बोलो। हाँ, दूसरी ओर एक थ्योरी कहती है कि आप डिविडेंड ना दें। अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे तो इस फंड्स का आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बोनस दे दो। बोनस भाई देखो, बोनस दोगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, इनफैक्ट प्राइस बढ़े ना बढ़े आपकी वेल्थ तो बढ़ गई, है ना। या तो फिर आप एक काम करो, उसको री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में। क्या कर दो? अब री इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, अगेन जब री इन्वेस्ट कर कंपनी कर रही है तो मतलब कंपनी किसी ना किसी प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है, तो जिससे कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वैल्यूएशन बढ़ने से ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा, और प्राइस का बढ़ना सम इज द सिचुएशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई भी थ्योरी सही या गलत नहीं है, दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। सम टाइम क्या होता है, मार्केट में नेगेटिव प्रोस्पेक्ट बन जाता है, कंपनी इतना डिविडेंड दे क्यों नहीं, ठीक है, इसका मतलब इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, ये प्रोस्पेक्ट भी बन जाता है सम टाइम। तो यहाँ पे शेयर प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है।
और सम टाइम होता है कि नहीं जी कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, प्रॉपर डिविडेंड दे रही है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, डिविडेंड डिसीजन हर बार एक अलग इम्पैक्ट देता है कंपनी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो डिविडेंड दे भी सकते हो और डिविडेंड नहीं भी दे सकते। देने से भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, बट वो इनडायरेक्ट फॉर्मेट है। ना देने से वेल्थ क्रिएट होगी, वो डायरेक्ट फॉर्मेट है। या तो आप डिविडेंड ना देके बोनस दे दो, या उस पर्टिकुलर फंड्स को री इन्वेस्ट कर दो अपने ही बिजनेस में। समझे? बोलो, नहीं आया सुनने? हाँ। जो रीइन्वेस्ट कर, क्योंकि इसका तो हम चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, तो हम मार्केट के इसका भी तो हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट। कैसे। पैसा आपने जिस बिजनेस में लगाया हुआ है, बिजनेस ही खराब हो गया, बिजनेस ही डूब गया। वेल्थ क्रिएट फ्यूचर में होगी ना, इंस्टेंट थोड़ी होगी। मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं भाई। सेंटिमेंट्स क्या है? इंस्टेंट होते हैं। डिविडेंड का जो सेंटिमेंट है वो क्या होगा? इंस्टेंट होगा। भाई तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी। और वो फ्यूचर में पता लगे सरकार की पॉलिसीज बदल जाए, मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए, अनसर्टनिटीज आ जाए, देन कोविड आया, उससे पहले कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करा होगा ना अलग अलग चीजों में, तो कोविड ने पूरा प्रोस्पेक्ट बदल दिया आपका। वो भी एक सेंटिमेंट है मार्केट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रहे हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाली कार पे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से फायदा थोड़ी होगा फ्यूचर पे, बेटा पेट्रोल कार का फ्यूचर थोड़ी है। ठीक है, सो यू हैव टू बी, जो एनालिस्ट होते हैं ना, ये उनके ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट एक्सपर्ट्स। तो कोई भी अप्रोच परफेक्टली सही नहीं होती, परफेक्टली गलत नहीं होती है। कैन बी अ मार्केट सेंटिमेंट किस तरीके से वर्क कर रही। मैंने कहा ना, सम पीपल्स इन फेवर ऑफ क्या बेटा, डिविडेंड देना चाहिए, सम पीपल इन नॉट फेवर ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, और ये तो तुम बिल्कुल यूनिक बता रहे हो मुझे, कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में से, तो हाँ, कंपनी हैज अ पावर टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनी। मैंने किसी प्रोजेक्ट्स में बोल रही वो तो यही बात आ गई ना फिर इन्वेस्टमेंट वाली। तो उसमें रिटर्न क्या, रेट ऑफ रिटर्न की बात तो वो होता है ना, फ्यूचर ग्रोथ क्या है हमारी। तो वो आर यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। अरे मतलब वही। वही क्या, रेट ऑफ रिटर्न इज समथिंग एल्स। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट की बात करो ये कुछ और है। हमने जो पढ़ा है ये। चलो, भगवान तुम्हारा भला करे। अगला क्या लिखा हुआ है? एक केस है, और ये फिर जनरली स्पीकिंग, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सी बात है, आपके खर्चे कम हो, रेवेन्यू ज्यादा हो, उसका डिफरेंस क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। बट कंपनीज एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म ऑफ प्रॉफिट विच मस्ट देयरफॉर अंडरस्टूड इन नेचुरल एंड प्रॉपर सेंस। कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट का सच कोई मीनिंग डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे नेचुरल सेंस में क्या इसका मीनिंग बन रहा है। अब जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक केस हुआ था बेटा, रिवीजन पिटिशन, दैट इज स्पेनिश में। स्पेनिश प्रोस्पेक्टिंग कंपनी लिमिटेड 1911। ठीक है, तो कहते हैं सर, जो इसमें एक माउंटन एल जे एक्सप्लेन करते हैं प्रॉफिट का टर्म। कहते हैं प्रॉफिट इंप्लाइज क्या बेटा? कंपैरिजन बिटवीन स्टेट ऑफ बिजनेस इनटू स्पेसिफिक डेट्स यूजुअली सेपरेट बाय द इंटरवल ऑफ ईयर। ठीक है, कहते हैं द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ द अमाउंट गेन बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो ड्यूरिंग द बिजनेस, ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट्स वगैरह गेन वगैरह आपने कमाया है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। दिस कैन ओनली बी ascertained बाय कंपैरिजन क्या बेटा? एसेट्स ऑफ बिजनेस इन टू डेट्स। If the total assets of business in two dates are compared and the increase they can show the later date compared the earlier date, मतलब आपके एसेट्स में क्या वैल्यूएशन में चेंज आया है, वो अर्लियर डेट और लेटर डेट के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। तो टू अलाउंसेस कोर्स ऑफ बीइंग मेड इन a capital introduction taken out of the profit is means represent the strict sense the profit of the business during the period is क्वेश्चन। मतलब इन्होंने सच कुछ बोला नहीं, इन्होंने सिर्फ एक बेसिक बात बोली कि भैया आप ये देखो कंपनी की एसेट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट डेट्स। ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या बताओ बेटा अपना प्रॉफिट्स को डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है क्या, एक ऐसा प्रॉफिट है विच लॉ क्या करता है बेटा? अलाउ टू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना किसको? शेयर होल्डर को बाय वे ऑफ डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू कौन बेटा? पामलर कंपनी लॉ, द टर्म ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स या फिर प्रॉफिट इज लीगल सेंस सिनोनिम, ये दोनों ही क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, 10
द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मींस नेट प्रोसीड ऑफ द कंसर्न आफ्टर डिडक्टिंग क्या नेसेसरी आउटगोइंग्स, आउटगोइंग मतलब खर्चा, विदाउट विच दोज प्रोसीड कुड नॉट बी अर्न। ठीक है, भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो कहते हैं डिविडेंड लिटर मतलब क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वेदर फिक्स रेट से दे सकते हो या फिर अदरवाइज एलोकेटेड टू होल्डर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी हेल्ड बाय। कौन सा केस है, हेनरी वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी, राइट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स डिफाइन किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस प्रोस्पेक्ट से। अभी हम प्रॉफिट का मतलब भी समझेंगे थोड़ी देर में कि बेसिक प्रॉफिट्स होता है क्या। ठीक है, वो कहते हैं शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड दीज शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर नॉट ऑल प्रॉफिट्स मेड टू बी कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। सारे प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसा जरूरी नहीं है। ओनली इंडिविजुअल प्रॉफिट्स जो अवेलेबल है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, शेयर समझे। Individual profit are the portion of the profit which can be distributed legally among the शेयर shareholders of a company. These profits are distributed by way of dividend, but only after provision of the past losses and reserves have been made. अभी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी सेक्शन 123 में। ठीक है, सी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले किसका मीनिंग डिफाइन किया गया भाई, डिविडेंड अगर मैं बेसिक लैटिन वर्ड से लिया गया, क्या नाम है इसका, डिविडेंडा, जिसका मतलब होता है समथिंग टू द डिवाइडेड, मतलब कुछ जिसको हम डिवाइड कर सके। ब्लैक लॉ डिक्शनरी की बात करें, कहते हैं डिविडेंड एक पोर्शन ऑफ क्या है बेटा, कंपनीज अर्निंग या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो राटा टू द शेयर होल्डर, यूजुअली इन क्या बेटा फॉर्म ऑफ कैश या फिर एडिशनल शेयर्स। जब एडिशनल शेयर्स की बात करेंगे तो फिर वो बोनस हो जाएगा ना। हाँ जी, फिर कहते हैं द शेयर्स, सॉरी, the share allotted to each several person entitled to क्या बेटा share in individual profits या फिर property, hence dividend may be denote a fund set apart by the company out of the profit to be appropriate shareholder या फिर etc। ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब फटाफट से आइए यहाँ पे। इंटरेस्ट किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स डेट को, बेसिकली किसको, डेट को। इट मे बी अ डिबेंचर्स, इट मे बी अ डिपॉजिट, इट मे बी अ लोन्स एक्सेट्रा। तो डिफरेंस है, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सी हालांकि ये भी बता चुका हूं आपको, जैसे पर रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या है, while approving financial statement and appropriation of the profit for previous year, the amount of dividend payable also determined by board of director of the company who decide how much of paid to the shareholder and how much retained for the business. These amount vary from the year to year depending upon the amount of profit earning। ठीक है, मतलब बेसिकली डिक्लेयर कौन कर रहा है, बोर्ड। कौन डिक्लेयर कर रहा है, बट डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड। ठीक है, एंड मेंशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स, और जनरल मीटिंग में इसको आप रखोगे और अल्टीमेटली इसको अप्रूवल कौन देंगे, शेयर होल्डर। ठीक है, दीज कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। कौन सा सेक्शन पढ़ा था आपने, 103, सॉरी 102। तो यहाँ पे है ना ऐसे बार हम लोग इस शेयर को 26 तो है। इट में भी नोटेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं था उल्लू, सेक्शन 102 में क्या था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और उसी में आपको बिजनेस डिफाइन कर रहे थे, ऑर्डिनरी बिजनेस। इस बारह है सॉरी अरे मैं भूल गई ना थोड़ा सा बोला देखो, इट में भी नोटेड दैट शेयर होल्डर में डिक्लेयर डिविडेंड विच लेसर देन द अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड, मतलब बोर्ड ने जो अमाउंट दिया है उसको कम करने की पावर किसके पास है। However, it cannot declare dividend over and above the amount recommended by board, मतलब जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया उससे कम जरूर कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो। बट ये आपने पढ़ लिया, फाइनल डिविडेंड की पावर अप्रूव करने की किसके पास है बेटा, अभी तो पढ़ा था आपने। हाँ, एंट्रिम डिविडेंड क्या है जी, एंट्रिम डिविडेंड क्या कह रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर क्या बेटा, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग द एजीएम, मतलब एजीएम होल्ड करने से पहले पहले कभी भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन, बीओडी। और यहाँ पे भैया मेंबर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कहते हैं आउट ऑफ सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर,
for which interim dividend is short to be declared or out of the profit generated in the financial year till the quarter preceding of the date of the declaration of the dividend. मतलब जो भी प्रॉफिट आपने करंट ईयर में कमाया है या प्रीवियस ईयर में कमाया है उस प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. ऑल्सो प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 81 ऑफ टेबल एफ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123. कहते हैं बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम पे मेंबर सच interim dividend as appear it to be justified for the profit by the company. ठीक है, तो मतलब कंपनी के प्रॉफिट से आप टाइम टू टाइम इंटरम डिविडेंड दे सकते हो किसको, मेंबर्स को. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एस्टिमेट्स. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, यार ऑब्वियस ही बात है ना, आप एजीएम से पहले क्या कर रहे हो, डिविडेंड डिविडेंड दे रहे हो, है ना. तो मतलब आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो तो आपने दिखाया नहीं ना नहीं अपने मेंबर्स को, प्रोविजनल बेसिस पे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. हाँ जी, तो ये बेसिक सिचुएशंस है. अब आइए इस पे सेक्शन 123 पे. पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, ये बेसिक थ्योरी थी, वैसे भी इसमें कुछ सच ऐसा है भी नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 123. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इसको समझिएगा ध्यान से. क्या लिखा हुआ है, सोर्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. भाई तुम पेमेंट कर रहे हो किस चीज की, डेफिनेटली सोर्स होना चाहिए. तो वो सोर्स क्या होगा उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 51. क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 51. ठीक है, कहता है दैट स्टेट दैट अ कंपनी में क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज बाय आर्टिकल पे कर सकते डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप टू 8 years. छुट्टी, एग्जाम है ना आज, एग्जाम है एग्जाम. एग्जाम प्लीज डोंट डिस्टर्ब. अ कंपनी में पे डिविडेंड आउट ऑफ क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. क्या पैसा आपको दिया हो किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इन परसुएंट टू गारंटी गिवन बाय सच गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो सिचुएशन है. पहला कहाँ से यूज कर सकते हो, प्रॉफिट, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वहां से डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हो जो किसने दिया है, सेंट. अब प्रश्न आता है, सर गवर्नमेंट क्यों पे करने लग गया आपको पैसा डिविडेंड देने के लिए, तो किसको देगी, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंपनी को दे, कौन सी कंपनी को, जहां गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ने क्या दे रखी, गारंटी कि हाँ हम डिविडेंड देंगे, तो गवर्नमेंट देगी फंड्स उसको. ठीक है, आउट ऑफ क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न इन प्रीवियस ईयर. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो आपने जमा किया था पिछले साल का प्रॉफिट, उसमें से भी आप डिविडेंड दे सकते हो, बट ट्रांसफर करना पड़ेगा इस अमाउंट को कहाँ, रिजर्व्स में, इन केस ऑफ इनएडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर. अब सुनो, तीन केसेस जनरली बन रहे हैं, एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट यूज कर सकते हो, या मनी गिवन बाय गवर्नमेंट, सीजीएस दैट इज सीजी या फिर एसजी, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पिछले साल का प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं. अभी तो देखो, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी दो सिचुएशन लिखी है. पहले क्या लिखा हुआ है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड. मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप डिविडेंड दे रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर एनी प्रीवियस ईयर विच रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन. मतलब पिछले साल का प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसको आप डिविडेंड के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं. समझे, बोलो यार. हाँ, तो इसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करेंगे तो ध्यान से देखिए. भाई डाउट हो प्लीज पूछ लेना, हम बताएंगे. सबर बताएंगे, सबर है. हाँ, सब बताएंगे सर, अगर सबर करो तो. यार इतना अच्छा लड़का उसको क्यों बोलूं, कंपनीज एक्ट 2013 तो पता है तो बोल करिए. when you realize that, when you know that, then why are you declaring among the society as well, समाज में बेइज्जती करवा रही हो अपनी. प्रोवाइड दैट क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड या फिर पेड बाय कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर ओनली. भाई ओनली लिखा है, इसके अलावा किसी और चीज का यूटिलाइज नहीं कर सकते हो जी. पहले क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव आफ्टर द प्रोवाइडिंग क्या, डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2. अभी पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 में, या फिर क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या ईयर्स आर राइट आफ्टर द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग विद द सेक्शन. ओके, या फिर दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो.
यानी कि कह रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट यूज कर सकते हो या फिर पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या एनी चेंज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी फॉर मेजरमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी फेयर वैल्यू आर एक्सक्लूडेड। जरा इसको समझते हैं ध्यान से, सुने ध्यान से। देखो जी, कंपनी का जब हम डिविडेंड पेमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो कंपनी हमारी डिक्लेयर कर रही है जी। क्या कर रही है बेटा, डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड। क्या कर रही है बच्चे, डिक्लेयर कर रही है किसको, डिविडेंड किसको, शेयर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को, है ना। बट यहाँ पे ये जो सेक्शन है कौन सा वाला, 123 सबसेक्शन 1, ये कहता है भैया आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेगा, डिविडेंड देने के लिए क्या चाहिए हमें, सोर्स ऑफ फंड्स चाहिए ना। हाँ, तो वो कह रहा है सुनो जी, कह रहा है भैया कंपनी ना अपना प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकती है। क्या इस्तेमाल कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट में से आप क्या कर सकते हो बेटा, डिविडेंड दे सकते हो। समझ में आ रहा है। अब जरा सुनना ध्यान से, ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपका करंट ईयर का हो सकता है, ये आपका प्रीवियस ईयर का हो सकता है, या फिर प्रीवियस ईयर्स का हो सकता है। देखो, आपने ना अकाउंट्स में कौन सा पढ़ा होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पढ़ा है। क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओनली पिछले साल का। नहीं, जो मतलब जब हम पिछले जितने भी सारे बार। यस, आई होप सो तुम समझ रहे हो सिचुएशन की। एक तो भैया आपने प्रॉफिट यूज किया करंट ईयर का, जो आपने इस साल कमाया है, जस्ट अ प्रॉफिट। ठीक है, या फिर आप पिछले सालों का क्या कर रहे हो, प्रॉफिट यूज कर रहे हो, या फिर आप दोनों का मिश्रण यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, या तो आप एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे हो, करंट ईयर के प्रॉफिट यूज कर रहे हो, वो हमारा चार्ट का पहला केस बन गया, और उसका पहले का पहला वाला चार्ट जो होना था उसका। या फिर आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रॉफिट है ही नहीं, आपके लॉस। क्या आपका लॉस, करंट ईयर में प्रॉफिट है ही नहीं, पिछले साल का जो बचा हुआ प्रॉफिट है, पिछले साल या सालों का, उस प्रॉफिट को यूज करो, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं उसको, या फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ प्रॉफिट आपका है इस ईयर का है, कुछ पिछले साल का है, तो उसको कॉम्बिनेट करके आप क्या कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो। बट यहाँ पे पता है क्या बोलता है, सुनो भैया, जब आप डिविडेंड दोगे और कैलकुलेशन करोगे किसकी बेटा, प्रॉफिट्स की, किसके कैलकुलेट करोगे, दोनों केस की बात कर रहा हूँ मैं। आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला ये कि आप यहाँ पे माइनस करोगे किस चीज को बेटा, भाई तुम अकाउंट्स वाले बच्चे हो, तुम एक लॉजिक मुझे बताओ कि यहाँ डेप्रिसिएशन को माइनस करने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है लॉ मेकर की। फेयर वैल्यू में हाँ, तो प्रॉफिट का एसेट से क्या लेना है, तो प्रॉफिट मनी क्या इंक्लूड होगी। एसेट से तो आएंगे अच्छा, एसेट ओके, एनीवन एल्स। नॉन कैश में मत जाएगा। तो हाँ, अबे वो तो हमें पता है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों। मतलब there is no intention behind this particular situations of the lawmaker, है कुछ तो होगी इसकी। अच्छा, सुनो भाई, डेप्रिसिएशन अगर माइनस नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, मतलब सर प्रॉफिट में ना, जो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू हमने माइनस नहीं कर रखा है, वो प्रॉफिट क्या हमारी प्रीवियस इमेज ऑफ कंपनी शो कर रही है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? इधर देखो, मान लो आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है, अब करंट सिचुएशन हमारी चेंज होगी। भाई प्रॉफिट तो आपने मान लो पिछले साल कमाया,
या फिर अभी कमाया और आप फ्यूचर में तो दोगे ना डिविडेंड, तो बेसिकली हाँ। तो ये जो प्रॉफिट है ये एक तरीके से क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कंपनी की वेल्थ को। किसको? और अल्टीमेटली जो कि प्राची जी ने हमसे कहा था क्या, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एसेट्स को। हाँ। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं करता हूँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत है? रॉन्ग हो जाएगी ना। हाँ, रॉन्ग हो जाएगी, या यू कैन से दैट इज अनफेयर वैल्यू। क्या बेटा? तो अगर आपको इस रॉन्ग वैल्यू को या फिर अनफेयर वैल्यू को निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या डिडक्ट करोगे, जिससे आपको एक एक्चुअल गेन दिखेगा कंपनी का। क्या दिखेगा? एक्चुअल गेन या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। तब तुम्हें पता लगेगा क्या सच में कंपनी इस पोजीशन में है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के, या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके एसेट्स की वैल्यू है विद इन ईयर क्या हो गई होगी, चेंज हो गई। तो इसलिए बेटा टू कैलकुलेटिंग फिट, और उसमें से डेप्रिसिएशन हम क्या कर देते हैं, माइनस। अच्छा, इतना ही नहीं, ये तो हो गया पहला केस जहां पर हम डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, माइनस, ताकि कंपनी की प्रॉफिट की एक्चुअल इमेज हमें पता लगे। दूसरा सुनो, क्या था जी, अगर आपने कोई लॉस जनरेट करा है पिछले साल, लॉसेस, क्या हुआ है आपको, लॉसेस, और ये लॉसेस हुआ है आपको कब, प्रीवियस ईयर में, या हो सकता है करंट ईयर में भी। प्रीवियस ईयर में या फिर, भैया एक काम करो, जब डिविडेंड दोगे ना, तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेना किसको, डिडक्ट, या फिर इसको डिडक्ट ना बोल के हम बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। सेट ऑफ, अंचित में नहीं तो, और चलेगा फिर, बोले भाई, भाई, भाई। अंचित वो जो हल्दी सा लड़का है, चाबी मतलब ये दिल जैसा कुछ दिया सब। ठीक है, तो लॉसेस को क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। लॉस सेट ऑफ होंगे तभी आप क्या दे सकते हो बेटा, डिविडेंड। अच्छा सुनो, मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होना था, 1.5 करोड़ के लॉसेस हैं, क्या डिविडेंड दे पाओगे? यार एक बात बताओ, पहले तुम्हारी पोजीशन ही ठीक कर लो। आपकी प्रीवियस ईयर का लॉसेस आपकी बुक्स में दिख रहे हैं, या करंट आपने क्वार्टर में भी लॉस बुक किया हुआ है, तो तुम डिविडेंड देने जा रहे हो। तो पहले काम करो, जो प्रॉफिट है ना उससे सेट ऑफ कर लो किसको, लॉसेस को, और अगर बचेगा ना उसके बाद क्या कर लेना। अच्छा, दूसरा, समटाइम क्या होता है, कंपनी रिवैल्यूएट करती है अपनी एसेट्स को, है ना, तो उससे क्या होता है, हमें कुछ गेन्स होते हैं। क्या होता है बेटा? जैसे अनरियलाइज्ड गेन। क्या होता है बेटा? अनरियलाइज्ड गेन। हाँ, या फिर आपने कमाया नोशनल गेन। क्या कमाया आपने? या फिर आपका कुछ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से कुछ पैसा आया है। क्या किया आपने? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया, जिससे आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? तो कहते हैं इन तीनों को ही एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जब आप प्रॉफिट निकालोगे, तो इन तीनों को ही उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉफिट है, जैसे अनरियलाइज्ड गेन है, कोई नोशनल गेन्स है आपके पास, या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको आप डिविडेंड के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो 3 बातें, जब भी आप करेंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो 3 बातों को ध्यान रखेंगे। पहले क्या हटाएंगे उसमें से, डेप्रिसिएशन, सो दैट कि आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स दिखे, या प्रॉफिट की एक्चुअल इमेज दिखे कंपनी की। ठीक है, दूसरा अपने लॉसेस को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। और तीसरा, अगर कोई अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन एसेट्स हैं, तो ही यू कैन यूटिलाइज योर प्रॉफिट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, कंपनी अपना डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कहां से दे सकती है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट में भी है करंट ईयर, प्रॉफिट में भी है प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, और या फिर इन दोनों का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ, हालांकि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला पॉइंट है ना, इसके लिए अलग से कंडीशंस है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देने से पहले 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करना है, लॉसेस को सेट ऑफ करना है। फिर कोई भी अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, या रिवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप डिविडेंड डिक्लेरेशन में यूज नहीं करें। देखो।
हो गया। वाह भैया। तो क्या करेंगे हम प्रीवियसली। क्या करूँ? देखना तुम्हारे दोस्त लिख रही है, फिर बोलेगी मैं ही बुरी हूँ। मैं ही हूँ हिंदी फिल्मों की सीरियल वाली, जो क्या बोलते हैं उसको? वैम वैम्पायर। जल्दी करो नालायक। तो तुमने राखी ऐसे क्या बांध रखी है हाथ में? अच्छा। मैं तब से देख रहा हूँ बच्चों वाला खिलौना क्यों पहन रखा है इसने आप? मुझे लगा कि इसके अंदर भी सोनाली वाली हरकतें हो गई। नो जस्ट लाइक है ना छपरी की बस। आप मुझे गाली देंगे तो दे दो, ऐसे ही दे दो। स्क्रॉल कर क्या करता हूँ? स्पेलिंग। मेरे लिए तो आप नीचे करोगे। ये कॉपी निकालो। क्या है ये गेम के बाद क्या है ये बता दो। प्रॉफिट है ना। चलो। गेम के बाद प्रॉफिट है। कौन सा। हाँ प्रॉफिट ही है। कोई थोड़ी ना गेम कर रहा है इमोशनल। बताया तो था। फॉल्स गेम। फॉल्स गेम। गलत तरीके से। सम टाइम क्या होता है ना, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास। दैट इज फॉल्स गेम। ये क्या लिखा है सर, ये लॉस प्रीवियस ईयर या फिर ये कौन सा ईयर है। करंट ईयर। समझ नहीं आपको? ये तो कहीं से नहीं है। उल्टा मैं लग रही हूँ, उल्टा क्यों लग तुम रहा है। अब तो हो ही, कोई शक थोड़ी। मैंने वो देखा था, कहते सर मुझे आप आपसे मिलने के बाद पता चला कि सी टाइप से चार्जर ही नहीं मिलते। लॉस में करो। क्या मतलब? चार्जर ही नहीं मिलते। सेम फीलिंग, कुछ लोगों से मिली। नाम लेना। कुछ लोग क्या बोल बहुत रील देख रहे हो तुम आजकल हैं? रील नहीं थी वो पैसा। मुझे कहता है ये टाइप के चार्जर तो उसको थोड़ी देर को शांत रहता है फिर चला जाता है जब कैबिन से आता है फिर बुलाए नहीं। लेट समझ आया बस। बहुत दिलस क्या तारीफ करनी है यार। सी मतलब यार एक बात बताओ, वो इंसान हमें कभी अच्छा लगेगा जब मैं काम देता हूँ, जो हमारे सर पे बैठा रहता हो, जबकि उसी की वजह से घर चल रहा है उसको। ये आजकल ट्रेंड बन गया है मैनेजर्स को गाली देना, बॉस को गाली देना। बट अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज सही नहीं है। हाँ बोलो। जैसे कौन डिजर्व करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? कभी आपने
बॉस वाली फीलिंग ली है? कभी काम करवाया है? मेरा ही कोई सा भी काम? क्या काम करवाया है? मजदूरी ठेकेदारी। घर घर बना होगा, मजदूर काम करने आए होंगे, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती थी उनसे? तो बैठे रहे, चाय पिए, बीड़ी फूके, आराम से काम करवाते थे? काम करे ना, फिर ये तो वो भी कर रहा है। चलिए ना, देखो, हर किसी को किसी अपनी गलती थोड़ी दिखती है, हमें किसकी गलती दिखती है दोस्तों? हाँ, एक भी तो उसका है ना। किसने बोला? नहीं। अच्छा, तो जब एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए होती है, शादी में जाना होता था, तो फिर उस समय मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अभी रिसेप्शन वाली मैम छुट्टी पे गई थी, जो 25 तारीख से लेके 4 दिसंबर तक, ठीक है? कितनी छुट्टी हो गई बेटा ये? 9 दिन 5। 9 दिन की छुट्टी हो गई। अब इनके डेली एग्जाम चल रहे हैं, ये भी छुट्टी होगी, ठीक है? अब मान लो कल को अगर मैं बोलूँ मैम संडे को भी आपको आना है 2 दिन, तो वहां पे गलती नहीं है, लाइफ में हमें जब भी कभी ना कभी जरूरत पड़ती है, वी रिक्वायर्ड। तो पता है क्या होता है, एम्प्लॉय को जब जरूरत होती है ना, तो उसको लगता है कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए करे, और जब रिवर्स में एम्प्लॉयर बोल दे, तो फिर वो दुश्मन हो जाते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं फेस करता हूँ। समझ रहे हो, आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉयर, और मैं फेस करता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय को ना अपनी गलती नहीं दिखती है। उसको जब छुट्टियां दी गई हैं तो उसको नहीं दिखता है, बट उसको जरा सा एक्स्ट्रा आने को बोल दिया, संडे को भी आना है, बस वही मुंह बन जाएगा फिर, और फिर ऐसे टाइप के जोक्स आते हैं। समझ रहे हो? और कंपनी में आपको क्या लगता है, एम्प्लॉयज क्या सिर्फ काम करने जाते हैं? यार हमने नहीं देखा क्या, वहां पे बस घड़ी देख रहे होते हैं, कब टाइम हो और कब हम निकलें। डिलेड वर्क बहुत ज्यादा होता है, अगर मैनेजर बेटा सर पे ना बैठा हो ना, तो काम ही नहीं होगा, और मैनेजर अल्टीमेटली फिर किससे सुनेगा? अपने। तो ये, कल तुम भी कल को सीएस बनोगे, काम करोगे, यू विल आल्सो फील, क्योंकि तुम्हें भी अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम करवाना पड़ेगा, और तुम्हें तब फील होगा कि यार लोग कितने बड़े वाले होते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, टू बी वेरी फेयर, क्योंकि काम करवाना, इट्स अ वेरी टफ टास्क, आसान काम नहीं है, बहुत टफ टास्क है। और जब तुम काम करवाओगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। और एक और चीज बता दूं, एक नैरेटिव होता है, ये जीवन में तुम्हारे काम आएगा, हमेशा याद रखना इस चीज को। सॉरी सॉरी। एक जीवन में हमेशा काम आएगा, कभी ना लाइफ में ना दूसरों को देखकर या किसी को बुरा लगे ये देख के ना अपना प्रोस्पेक्ट चेंज मत करना। जैसे मान लो भाई तुम सीएस बनोगे, सीएस बनोगे तो तुम ऑब्वियस सी बात है मैनेजरियल पोस्ट पे जाओगे, वहां पे 10 तरह के लोगों से डील करोगे, ठीक है? अगर आप हर किसी को खुश करने लग गए ना, तो तुम दुखी रहोगे जिंदगी में। समझ रहे हो? और तुम्हें लग रहा है कि यार अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा बुरा मान ले तो, भाई जिसको काम करना है वो काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर इतनी खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने वो काम नहीं करवाया, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप हो ना। और बहुत सारे एम्प्लॉयर को मैं देखता हूँ कि वो अपने एम्प्लॉय के चक्कर में ना थोड़ा सा वो लीनियट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं यार इसको बुरा लग जाएगा, अरे इसको बुरा, अरे फिर तो तुम दुनिया में हर किसी को बुरा लगाते फिरोगे। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे खुश हो जाए, ठीक है? कोई ना कोई आपसे क्या रहेगा, दुखी रहेगा। तो जैसे मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब जो बच्चा डाउट पूछ रहा है मैं उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दे दिया, भाई तू पढ़ रहा है तुझे स्पेशल इंपॉर्टेंस दूंगा, बाकी लोग क्या बोलेंगे, बताइए, हमें नहीं पढ़ा रहे, उसको पढ़ा रहे, और वो गलती से लड़की निकल जाए, देख रहा है, लड़की है ना, मैंने इसी चक्कर में बच्चे को मारा भी था, कूटा था ढंग से, तो वैसी बात है। भाई बी वेरी फेयर, इंपॉर्टेंस उसी को मिलेगी जो डिजर्विंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही बात है, जो डिजर्विंग नहीं है ना, तो मैं उसके ऊपर अपना सर क्यों खाऊं? समझ रहे हो? तो ये बात होती है, इसलिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज मत करना, लोग तो भौंकते हैं, बहुत लोग भौंकते रहते हैं, एकदम भौंकने दो, ठीक है? अपना क्योंकि बेटा तुम नहीं जी पाओगे, गिल्ट में चले जाओगे जिंदगी में, और जब एक बार इंसान गिल्ट में गया ना, तो फिर बहुत दिक्कत होता है, मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। बता रहा हूँ फ्यूचर की बात, क्योंकि हम फेस करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं आफ्टर मतलब शट अप। फ्री टाइम चैनल चार्जिंग अरे यार, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। बट मैं आपको एक बताऊं, तुम एक बात बताओ, ये ना शुरू से चलता आ रहा है बेटा। ये सहानुभूति वाली बात नहीं है। अब जैसे उन्होंने बोला कि ना वर्क कल्चर, भाई वो करते हैं। जैसे मैं हूं ना, मेरे को तुम सातों हफ्ते काम करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं घर पे रहूंगा ना, मैं ज्यादा दिक्कत दूंगा, बोर हो जाऊंगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है। वैसे ही वो ही लव द वर्क। उसने अपना प्रोस्पेक्टिव बोला है। ठीक है। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताना, जितने एम्प्लॉइज है, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं सैटरडे संडे, कितने लोग अपने घर वालों के साथ बैठेंगे? साले जाके दारू पियेंगे बैठे कहीं। कहने वाली बात है, हमें फैमिली टाइम भी चाहिए। अबे सालो, संडे तुम कौन सा अपनी वाइफ के साथ रहते हो? मैं तो रहूं। समझ रहे हो बात को? तुम कौन सा अपने फैमिली को, अपनी मम्मी पापा को कितना टाइम दे रहे हो तुम? साला फोन में घुसे रहते हो। हाँ, ये एक नौटंकी है। मैं कैसे बताऊं, तो हर किसी का अपना परसेप्शन है। मैं कहता हूँ काम इंसान इस दुनिया में आया ही काम करने के लिए। ठीक है। समझ रहे हो? तो अगर तुमसे वर्क प्रेशर नहीं झेल रहा ना, तो मूव ऑन करो। कमी थोड़ी है यार। तो उसका पर्सपेक्टिव था क्योंकि वो करता है। इसे वेरी, इसीलिए तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है यार, करोड़ों का नेटवर्थ है ना? इतनी बड़ी कंपनी है, टेक में नाम है। ऐसी थोड़ी यार, मेहनत करी है, लेबोरियस मेहनत करी। लेबर वाला काम। लेबर वाला काम मतलब हाँ दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हो, तब जाके वो इस मुकाम में पहुंचे। और आप तुम सोच रहे हो मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, सैटरडे संडे एंजॉय करोगे, फिर बोलोगे पैसा नहीं आ रहा है मंथ के एंड में। कहाँ से आएगा दोस्त? तुम सीरियस बनो, प्रैक्टिस में जाओ। तुम्हारी जो हालत खराब होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना? तुम्हें लगेगा कि यार काम तो, कभी कभी तो ऐसा लगेगा वेल्ले हो पूरे, और कभी कभी ऐसा लगेगा भाई साहब सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतना काम होता है। तो करना पड़ेगा, संडे भी काम करोगे। ठीक है। फिर कोई काम नहीं आता, फैमिली टाइम, ये टाइम वो टाइम, तब फिर एक ही धुन लगी रहती है क्या? प्यासा 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 प्यासा। समझ ना? ये उनका प्रोस्पेक्टिव था दोस्त। तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते। हाँ, किसी दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से वो गलत हो सकते हैं, है ना? हर किसी का अपना सोच का लेवल है। देखो इधर, कंपनी है, डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड। क्या कर रही है बेटा? अच्छा, ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इन केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट, या फिर नो प्रॉफिट। भाई कंपनी में सिचुएशन क्या चल रही है? या तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट तो है, इनसफिशिएंट है, एडुकेट नहीं है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट ही नहीं है जी। क्या नहीं है बेटा? स्टिल कंपनी वांट टू पे क्या बेटा? डिविडेंड। तो लॉ कहता है आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या बेटा? रूल 3। क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल 3। ध्यान सुनना, कंसंट्रेशन। यू हैव टू फॉलो रूल 3। रूल 3 कौन सा बेटा? ऑफ कंपनी, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ क्या? डिविडेंड। रूल 2014। ठीक है। बोलिए जी। ध्यान सुनना, कंसंट्रेशन। तो सुनो ध्यान से इधर, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो हम कौन सा रूल डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे? रूल 3। और ये रूल 3 तब अप्लाई, और ये पहले बता दो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हो सकता है दिसंबर टाइम में एग्जाम आएगा बीच में। दिसंबर टाइम वाला एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और, ठीक है। ओके। तो क्या सर हमारे पास ये तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, या तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो मुझे डिविडेंड देना है। तो लॉ कह रहा है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बट आप यहाँ पे प्रॉफिट आने को, कौन सा प्रॉफिट यूज कर रहे हो? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर रहे हो? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो। और इस प्रॉफिट को जो भी आप यूज कर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रांसफर कर लो जी। क्या कर लो? ट्रांसफर इनटू रिजर्व्स में। कहाँ बेटा? रिजल्ट्स में रिजर्व, जिसको हम फ्री रिजर्व्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रिजल्ट आपने प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, और आप ट्रांसफर करने के बाद हम कुछ कंडीशंस आपको बताएंगे, वो कंडीशन फॉलो कर लेना। अगर आपने कंडीशन फॉलो कर लिए तो आप डिविडेंड दे सकते हो, अगर कंडीशन फॉलो नहीं करे तो डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है।
तो ध्यान तो सुंदर रहेगा। सबसे पहले कंडीशन है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ होता है ना, आप इतने परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। तो कह रहा सुनो, यहाँ पे दो केसेस हैं रेट का। इफ कंपनी पेड डिविडेंड प्रीवियसली, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने क्या पे किया हुआ है, डिविडेंड पे किया हुआ है। अच्छा दूसरा, इफ कंपनी नेवर पेड डिविडेंड, नेवर पेड क्या बेटा, डिविडेंड। ठीक है, मतलब कंपनी ने कभी डिविडेंड ही पे नहीं किया, फर्स्ट टाइम पे करना चाह रही। बोलो। हाँ, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकते हैं बेटा। पहला क्या, पे कर रखा है आपने पहले डिविडेंड। हाँ, उस केस में रेट क्या होगा, तो कह रहा सुनो, अब एक काम करो, ये जो रेट है ना इस केस में नॉट एक्सीडिंग, क्या बेटा, नॉट एक्सीडिंग द एवरेज रेट, क्या बेटा, द एवरेज रेट ऑफ प्रीवियस 3 immediate financial year। एक सेकंड, एवरेज ऑफ रेट्स ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड जो आपने पे किया हुआ है थ्री प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, थ्री प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का बेटा, मतलब पिछले 3 सालों में जो आपने डिविडेंड दिया है उसका एक एवरेज रेट निकालना, उस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है 2019, 2020, ये है 2021, 2000 है फॉर एग्जाम्पल 22, है ना। तो कंपनी ना डिविडेंड देना चाह रही है 2024 में। कब देना चाह रही है, 2024 में। अच्छा एक काम करते हैं 2024 में, क्योंकि इमीडिएट वाला लिखना है ना, 2023 लेते हैं इसको। क्या लेते हैं, तो कंपनी यारी इमीडिएट पिछले 3 साल, पिछले इमीडिएट 3 साल क्या हो गए हमारे, है ना, ये हो गए। यहाँ पे ना इमीडिएट भी लिख लेना। ठीक है, अब कह रहा है 22 में हमने डिविडेंड दिया था 10% के रेट के हिसाब से, सॉरी 20 में, 21 में दिया था 20% के रेट के हिसाब से, और 22 में दिया था कितना, 25% के रेट के हिसाब से। अब मैं 23 में डिविडेंड देना चाहता हूँ, तो कह रहा कोई बात नहीं दे दो आप 10% प्लस प्लस अपॉन 3, 2 कहाँ से हो गया बेटा। ना मुझे बताओ कितना आएगा एवरेज इसका, कितना, 18.33। अगर आपको डिविडेंड देना है तो इससे ज्यादा नहीं दे सकते, यानी कि इससे कम देना होगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। समझ में आया, कब, तो पहले कंडीशन तो ये होगी। अच्छा ये कह रहा है कि अगर कभी डिविडेंड ही नहीं दिया तो फिर ये वाली कंडीशन नॉट अप्लाई, फिर ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, फिर जो भी आप रेट डिसाइड करोगे उसमें अपने, क्लियर है। हाँ, हाँ जी, ये जो 3 प्रीसीडिंग ईयर है, अगर मान लो एक ही साल दिया हो डिविडेंड और तो सिर्फ उसी को लेंगे। ठीक है, 2 साल दिया है तो फिर दो को लेंगे, तीसरे को जीरो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, शाबाश, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन पूछती है, कभी कभी ज्यादा एटीट्यूड में बता दे। अब सुनो, मैं अपने रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ से, अभी तो बोला था एक्यूमुलेटर प्रॉफिट से। तो क्या रास्ते जो टोटल अमाउंट आप ड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो एक्यूमुलेटर प्रॉफिट से, वो कितना हो सकता है, तो देखो टोटल अमाउंट विड्रॉ, टोटल अमाउंट विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम, कहाँ से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट आप कहाँ से निकाल रहे हो बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। ठीक है, वो कितना होगा, तो कहते हैं जी ये बेसिकली नॉट एक्सीड, शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व्स। मतलब आप फ्री रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल को जोड़ो और उसका जो 1/10 आएगा, उस 1/10 का आप क्या कर सकते हो बेटा, अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ये जो आप देखोगे पेड अप शेयर कैपिटल और ये देखोगे आप लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप क्या करोगे देखोगे, और उसी बेसिस पे क्या करोगे, पेमेंट करोगे। क्या करोगे बेटा, पेमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा? अच्छा, ये हो गया कंडीशन नंबर 2। नहीं, अब सुनो, आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया है इसका भी एक सिचुएशन है। तो कहते हैं जो टोटल अमाउंट आपने विड्रॉ किया है इसको पहले यूटिलाइज करोगे सेट ऑफ लॉसेस को लेकर। किसको लेकर बेटा, लॉसेस को लेकर। सुनो, यानी कि अमाउंट सो विड्रॉ, अमाउंट सो विड्रॉ या ड्रॉ वट एवर इज सेट, फर्स्ट यूटिलाइज हो। क्या बेटा, फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर, किस लिए, सेट ऑफ लॉसेस। मतलब जो करंट ईयर में आपको जितने भी लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करोगे। उसके बाद ही उस अमाउंट को आप डिविडेंड के लिए क्या कर सकते हो बेटा, यूज कर सकते हो। समझ में आया? नहीं दो, नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थोड़ी है। फिर भी तुम क्यों देना चाह रहे हो, तो फिर आपको नहीं देंगे, फिर अलाउड नहीं। ठीक है भाई, ये उस केस में ही दे रहा हूँ ना जब लॉसेस हैं, जब प्रॉफिट नहीं है। उसमें भी अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाओ तो फिर आप अलाउड थोड़ी डिविडेंड देना। अच्छा, कह रहा सर बैलेंस ऑफ द रिजर्व अंडर विच विड्रॉ शैल नॉट बी फॉल बिलो द 15%। सुनो, आपने पैसा कहां से निकाला था, रिजर्व में से। तो कह रहा है इस रिजर्व में ना जो बैलेंस बचा, क्या बचा बेटा, आफ्टर विड्रॉल, मतलब जो फंड्स आपने निकाल लिए इसमें से, इसमें जो बैलेंस बचा वो कभी भी फॉल नहीं होना चाहिए। कितने से, दैट इज शैल नॉट फॉल बिलो, ठीक है, दैट इज 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, कहां से बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल एज अपियर। अब जरा ध्यान सुनना, यहाँ पर सिर्फ क्या लेना आप, नॉट फ्री रिजर्व्स। ठीक है, फ्री रिजर्व सिर्फ किस केस में है, ये वाले केस में। तो समटाइम बच्चा ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल्स और फ्री रिजर्व्स किस केस में है, जब अमाउंट विड्रॉ कर, कितना, 1/10। और जब बचना चाहिए उसमें सिर्फ क्या देखोगे, बस ये चार कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर लिए तो फिर आप डिविडेंड दे सकते हो इन केस ऑफ कंपनी सफरिंग फ्रॉम लॉसेस या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट्स। अब लिए ओवर। आगे रख लो, मैं भूल जाऊँ।
आपने बोला तो कर देंगे। और अगर मैंने नहीं लिखा ना, आज देख लेना फिर दबा लो। हो जाएगा जो आर एफ आर हो जाएगा। देखो फिर वहां तक आवाज आती है, अच्छा लगेगा फिर उन बच्चों को जो देखेंगे जो गलती से। व्हाट डू यू मीन बाय गलती से? हाँ तो ना, भाई हमने कहा था आपको पानी लेने जाने फिर जाओ पानी लेके आओ। को। मुझे पीना था पानी। फिर तो आपने मना कर दिया था ना, फिर ऐसे मत करना। अरे अरे ये तो- तुमने लेक्चर देख लिया भाई? सारे? कौन सा? क्या है चैप्टर 5? वो बचा है पूरा? तो देखा क्या तुमने फिर? कोई तो सब लोग होते हैं। कब आई है गाँव से? हाँ। तो उसके बाद नेट नहीं चला? उसके बाद से बड़ी जरूरत क्या? क्या? ओह, पूरे दिन? तो फिर ये कल तक कंप्लीट किया हुआ है सारा लेक्चर। ठीक है। मम्मी आ गई तुम्हारी? सेंटर कहाँ पड़ा है? चाणक्यपुरी? सर करो ना स्पून। वो तो गया कहाँ होता है। कौन कौन है जो एग्जाम नहीं दे रहा है इस बार बीकॉम वाला? क्यों भाई भाई? क्यों? दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक साल लेट का की फायदा की फायदा है इसका? क्लास के बाद रुक के जाना। एक कलर की कार का आप तब तक ऊपर कर दे रहे हो, ये क्या बात होती है। बताएगा। मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हो रहा है जो भी लग रहा है। फिर हाँ तो ना थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आपने ऊपर वाला भी छुड़वा दिया, फिर आपने नीचे वाला भी छुड़वा दिया, अब कहीं की नहीं रही। नहीं लिखेगी तो यहाँ की भी नहीं रहेगी। दिखा दो प्लीज। फोन है आपके पास? नहीं मेरे को वही दिखा दो। मैं कह रहा हूँ फोन है आपके पास? टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। जल्दी कर, मैं ज्यादा देर तक रुकूंगा नहीं। 60 सेकंड तक ही रुकूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट। ये ये लिख लिया था? ऊपर वाला हो गया, इसका भी फोटो ले लो फटाफट से। जल्दी, फिर ये भी निकल जाएगा। हाँ पर आपको फोटो ही दिखा, फोटो से ही लिखी। लेकिन ना आज फिर अगर दूसरा कोई गया और आपने दिखा दिया उसको तो देखना, फिर आप फिल्म देखना। माई लाइफ माई चॉइस। नाइन नाइन देखना। इसने भी दिखाई दो फिर। बच्चे लिख रहे हैं मेरे अभी। चलिए रहे हैं। मैं तो पता नहीं किसमें आती हूँ। कभी मेरे को इतना सर पे चढ़ा लेते कि फेवरेट स्टूडेंट को तुम तो यही बैठे हो बिल्कुल मेरे बगल में, और कभी मेरे को ऐसे करते थे तू मेरे पीछे रह। लिखो लिखो, इग्नोर हर प्लीज। कोई ना कर ले इसमें नायक नायक की तरह नहीं वो बोलेंगे ना, कर लेना ये।
जितनी देर में पता है बातें करे थे लिख चुका होता। और मेरे लिए तो मैंने फोटो ले ली तो घंटी का तो दिन आएगा कभी, मेरा भी आएगा किसी दिन। मत बोलना, मत बोलना, मुझे पता है तुम्हें क्या है। जाओ, मत बोलो, वो नहीं बोलते। मैं बोल दूं? नहीं, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, बोल क्या बोलेगी? तू बोल, तू पहले बोल, तेरे मन में क्या है? क्या? मेरा भी है। मैंने चीज करा है, मतलब समझ जाओ। हम इतनी भेजते हुए तो मेरा भी आएगा, सब कर रहा है अपना टाइम। मेरे को जल्दी घबरा से बोलता ना इग्नोर, सुन नहीं रहे हो तुम लोग। वो इग्नोर ही कर रहे हैं मेरे को, ऐसे तो क्या होता है, छोड़ दे। हाँ, तो हम बोला ना, मेरा तो सब सुन। हो गया दोस्तों। अबे तो जल्दी करो यार, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग छी। अरे यार आज तो ही नहीं होगा। एवरीवन समझ आया तुम्हारे कुछ? मतलब जब कंपनी के पास प्रॉपर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो उस समय भी वो डिविडेंड दे सकती है, बट आफ्टर फॉलोइंग दिस सम कंडीशंस। रेट ऑफ डिविडेंड कितना? नॉट एक्सीडिंग एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, जो भी हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा। अच्छा अगर पे ही नहीं किया तो ये वाली कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो बेटा रिजर्व में से? 1/10 ऑफ पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है। अच्छा अमाउंट जो विड्रॉ किया उससे सबसे पहले क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे लॉसेस को। ठीक है। और जो रिजर्व में बैलेंस बचना चाहिए वो किसी भी सूरत में 15% से कम नहीं होना चाहिए बेटा शेयर कैपिटल का, समझे ना? ओके। ठीक है, तो ये हमने पहला सोर्स पढ़ लिया। यस। दिस इज डन। अब दूसरा सोर्स क्या लिखा बेटा? आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट कंपनी। ठीक है। और डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होगी, जो प्रोविजंस होगा, किसके हिसाब से होगा बेटा? शेड्यूल सेकंड के हिसाब से। ठीक है, बोलिए जी। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है इन द लाइन विद रिक्वायरमेंट ऑफ फिफ्थ प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एक्ट, नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस ओवर, क्या बेटा, प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर एंड ईयर्स आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। मतलब जब तक आपने अपने डिविडेंड्स, सॉरी सॉरी, लॉसेस या फिर डिविंचर्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन, क्या ना कर दिया हो बेटा, सेट ऑफ ना कर दिया हो, तब तक आप क्या नहीं दे सकते? डिविडेंड नहीं कह सकते। कंपनी शेल नॉट ऑल्सो डिक्लेयर डिविडेंड इफ, अगर उसने डिफॉल्ट किया हुआ है। अब सुनो, ये एक डिफॉल्ट वाला केस आ गया। कौन सा केस आ गया? आपने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, उसके पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है, तो अगेन आप क्या नहीं पे कर सकते हो बेटा? डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। या फिर अपने प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड रिडम्पशन में कुछ पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है, या जो पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसकी पेमेंट नहीं करी, उसमें फॉर डिफॉल्ट कर दिया है, या रीपेमेंट ऑफ कोई टर्म लोन आपने नहीं पे करा है, तो इन केसेस में आप डिविडेंड देने के लिए दैट इज लीगली नॉट अलाउड। ठीक है। नो डिविडेंड shall be declared by company right during the extended time when granted by tribunal या फिर कोर्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ all liability। मतलब कोर्ट ने आपको क्या दे रखा बेटा? एक्सटेंशन टाइम दे रखा, तो स्टिल यू आर नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड। मतलब सिंपल सी बात है, अगर डिफॉल्ट हो गया है या एक्सटेंशन मिला है, दोनों ही केस में आपको डिविडेंड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझे? नहीं समझे? समझी। नहीं समझे? क्या? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के केस। रेगुलेशन 43 सेबी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस क्या कहते हैं देखो। लिस्टेड एंटिटीज शैल डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज द डिविडेंड ऑन, क्या लिखा भाई, पर शेयर बेसिस।
यहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पर शेयर बेसिस ओनली। फर्दर, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल दिस रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट अंडर रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 1E of SEBI LODR also maintains the disclosure of amount of dividend distributed or proposed to be distributed per शेयर बेसिस। मतलब लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड देना है, वो कैसे देना है बेटा? और पर शेयर बेसिस, नॉट प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 23 कह रहा है जो आप रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट का, किसमें बेटा? देखो, द सेकंड प्रोविजो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन कहता है अ कंपनी में बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर करेगा सच परसेंटेज ऑफ क्या बेटा? प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बी कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व ऑफ कंपनी। मतलब जो भी डिविडेंड आपने देना है प्रॉफिट में से, तो उस प्रॉफिट में से उस परसेंटेज को निकाल के आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? Therefore, the transfer of profit to the reserve is left क्या बेटा? To the discretion of the board of directors। और ये किसके डिस्क्रिप्शन पे रहेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है। A company shall not declare dividend on equity in case of क्या? नॉन compliance of provision relating to the acceptance of deposit। मतलब अगर आपने डिपॉजिट का कोई नॉन compliance किया है, तो भी आप डिविडेंड नहीं ले सकते हो टिल सच टाइम, जब तक आपने डिपॉजिट को रिपे ना कर दिया हो या टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। समझ में आए? और यार ये बेसिक चीजें हैं, इस पे प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस इनएडिक्वेसी, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, एक बार इसको क्या कर लेना, रीडिंग में। कौन सा रूल पढ़ा था हमने? थ्री। तो रेट ऑफ डिविडेंड पता लग गया होगा आपको। अमाउंट विड्रॉ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बैलेंस। तो देखो, यहाँ पे पिछले 3 साल का क्या देखना है आपको? एवरेज रेट। ठीक है, 1/10 आप निकालोगे, और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे लॉसेस को। ठीक है, और 15% से कम नहीं होना। चलो, पढ़ चुके ऑलरेडी। हाँ, तो इसको लेके मैं प्रॉपर आपको बता चुका हूँ। इसको इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह कर लेना आप लोग। टाइम है 12:30 हो गए। चलो, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है। अरे छोड़िए।